हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर नंबर आपका 5 है न्यू एनसीईआरटी में। ओल्ड एनसीईआरटी में आपका चैप्टर नंबर 6 है ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। इसमें आज कुछ प्रमुख विशेष अवधारणाएं जैसे कुछ मूल पद हैं, उनकी परिभाषाएं हैं, जिसके आधार पर पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, वो चीज़ देखेंगे। लेकिन पहला लेक्चर किसी भी चैप्टर का पूरा बेसिक होता है, तो आप लोग उसे जरूर देखें, क्योंकि बार बार वो शब्द बाद में मिलेंगे ना, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले ऊष्मागतिकी है क्या, तो ये आपके रसायन की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी पदार्थ में परिवर्तन से जो ऊष्मा या ऊर्जा का परिवर्तन होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। देखो बच्चों, ऊष्मागतिकी, देखो ना, ऊष्मा अलग कर दो और गति अलग कर दो, तो यानी किसी पदार्थ में गति हुआ, स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो उसमें या तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा परिवर्तन होगी, तो इनका अध्ययन करेंगे। वो शाखा आपका ऊष्मागतिकी कहलाता है। यानी ऊष्मा के विचलन, किसी पदार्थ में ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है, उसका अध्ययन करेंगे, वो ऊष्मागतिकी कहलाएगा। ठीक है, शब्द से अर्थ निकालो तो ऑलरेडी आपसे वो याद हो जाएगा। यदि शब्द से अर्थ नहीं निकाल पा रहे तो फिर आपको याद नहीं होगा। ऊष्मागतिकी यानी कोई भी हमारे पास पदार्थ है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, या तो आपका भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, फलस्वरूप उसमें ऊर्जा का विनिमय होगा, ऊर्जा में परिवर्तन होगा, ऊष्मा में परिवर्तन होगा। तो हम जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं वो बच्चों आपका ऊष्मागतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऊष्मागतिकी रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया और ऊर्जा में परिवर्तन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, या ऊष्मा में परिवर्तन का हम अध्ययन करते हैं। अब जैसे कभी कभी ऊष्मागतिकी का महत्व पूछ दिया जाता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर महत्व तो आपने पढ़ाया नहीं है। ऊष्मागतिकी का महत्व यह है, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है तो ऊष्मागतिकी के आधार पर उसमें हम ताप, दाब और सांद्रता का क्या महत्व है, क्या संभावना है बच्चों, वो व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जैसे किस सीमा तक संपन्न होगी, यह भी जानकारी ऊष्मागतिकी से प्राप्त होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की दिशाएं हैं, दशाएं हैं, कहाँ तक ये संपन्न हो सकती है, ऊष्मागतिकी के आधार पर हम देख सकते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर भौतिक रसायन में अनेक नियमों का व्युत्पन्न भी किया जा सकता है। आगे चलकर हम ऊष्मागतिकी के आधार पर बहुत सारे नियम का व्युत्पन्न करेंगे। फिजिक्स में भी ऊष्मागतिकी है बच्चों, केवल केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में भी ऊष्मागतिकी है। तो लगभग दोनों में सेम ही रहता है, तो आप परेशान मत होना। कभी कभी महत्व पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको समझा दिया कि ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर जैसे दिए गए ताप, दाब पर कोई रासायनिक अभिक्रिया की संभावना है या नहीं है, ये व्यक्त की जा सकती है ऊष्मागतिकी के आधार पर। कोई रासायनिक अभिक्रिया कब तक संपन्न होगी, इसकी सीमा जो है निर्धारित की जा सकती है। और बच्चों बहुत सारे इसके आधार पर, ऊष्मागतिकी के आधार पर भौतिक रसायन के अनेक नियम की व्युत्पत्ति की जा सकती है। भौतिक रसायन की बात कर रहे हैं, अच्छा भौतिकी में भी ऊष्मागतिकी है, वहाँ भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये महत्व तो आपको 2-3 लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, कि ऊष्मागतिकी के नियम के आधार पर कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होना है या नहीं होना है, उसकी संभावना व्यक्त की जा सकती है। कब तक संपन्न होती है, इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और जो भौतिक रसायन है, इसके अंतर्गत कई नियमों की व्युत्पत्ति की जा सकती है। एक सबसे महत्वपूर्ण आप लोग याद रखना सीमाएं हैं कि यह केवल बच्चों स्थूल या बृहत तंत्र के लिए लागू होता है। बृहत का मतलब बड़ा निकाय हो, केवल एक अणु परमाणु के लिए ऊष्मागतिकी नियम लागू नहीं होता। नोट करके रखना, ऊष्मागतिकी का जो नियम बच्चों वो सूक्ष्म तंत्र के लिए बिल्कुल नहीं होता, स्थूल तंत्र या बृहत के लिए होता है ना। यदि आप सोचोगे कि एक अणु परमाणु पर ये ऊष्मागतिकी का नियम लागू होगा तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरा इसमें यह है कि ऊष्मागतिकी किस सीमा तक संपन्न होती है ये तो बताता है, लेकिन समय कितना लगेगा ये जानकारी नहीं बताता। लिमिटेशन है कि ये इतना, लेकिन फिक्स परफेक्ट में ये जानकारी नहीं दे पाता बच्चों। ठीक है, इसकी कमी है, एक प्रकार सीमाओं का मतलब कमी होता है। अभिक्रिया की गति पूर्ण होने में जो समय के बारे में है उसकी जानकारी नहीं। लिमिटेशन है कि ये किस किस कंडीशन में लिमिट है कि ऐसे ऐसे में संपन्न हो सकता है, लेकिन ये जानकारी नहीं देता कि कब तक में होगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है बच्चों, जिसको नोट करना तो नोट कर लिया करें, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चे हमारे चैनल में जुड़े रहते हैं, उनको लगता है कि सर आप ये नहीं पढ़ाए, ये नहीं पढ़ाए। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमें प्रमुख रूप से कुछ जो आपके मूलभूत पद हैं बच्चों, अवधारणाएं हैं, जिनके बिना हम ऊष्मागतिकी का अध्ययन नहीं कर सकते, वो चीज़ समझना जरूरी है। पहला जो आपका सिस्टम निकाय,
निकाय का मतलब होता है जैसे किसी पदार्थ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके भौतिक में परिवर्तन हो रहा है, उसकी रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं बच्चों, वो आपका निकाय कहलाता है। ठीक है, समझिएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि मेरे पास एक पात्र है, ठीक है, और पात्र में बच्चों जल भरा हुआ है। क्या है? जल भरा हुआ है, और जल में मैंने NaCl भी मिला दिया, NaCl मिला दिया, NaOH मिला दिया। अब ये पूरा का पूरा बच्चों एक तंत्र कहलाया, एक निकाय कहलाया। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ब्रह्मांड का वह भाग जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, सिंगल नहीं, बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है, जिसका हम ताप दाब आयतन का मान बिल्कुल फिक्स मान होता है। यानी एक प्रकार से इसका आयतन भी होगा, इसका दाब भी होगा, इसमें कितना टेम्परेचर है ये भी होगा। तो ये सब चीज़ जो व्यक्त करे वो आपका निकाय कहलाता है। ठीक है, निकाय को हम तंत्र भी बोलते हैं, सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। ब्रह्मांड का वह भाग जिसका अध्ययन ऊष्मागतिकी में किया जाता है तथा जिसकी सीमाएं निश्चित होती है, वो निकाय या तंत्र कहलाता है। आप हमारी भाषा में लिख सकते हैं कि भाई साहब, ब्रह्मांड का वह भाग जो बहुत से कणों की संख्या में बना होता है या बहुत से संख्या से बना होता है, जिनमें ताप दाब आयतन का विशेष मान होता है, वो आपका निकाय कहलाता है। ठीक है, या जिसकी एक निश्चित सीमाएं होती है बच्चों, निकाय कहलाता है। और निकाय के चारों ओर का जो भाग है वो परिवेश कहलाता है। ठीक बच्चों, परिवेश। देखिएगा ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे आप थोड़ा समझो कि बच्चों आपका ये अंदर जो जल भरा है वो निकाय है, क्योंकि इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं, जल के अणुओं की बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याओं से मिलकर बना हुआ है। इसके चारों ओर का जो वातावरण है बच्चों वो परिवेश है। क्या है? परिवेश है। परिसीमा का मतलब होता है कि जो अंदर निकाय है और परिवेश को पृथक करने वाली जो सीमा है वो परिसीमा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? परिसीमा कहलाती है। जैसे खेल खेलते हैं तो नहीं बोलते भैया इससे यदि बाहर गए तो आप बाहर हो जाएगी, फाउल है ना। फाउल का मतलब है आउट, गेम से आउट हो गए, यानी आप वहाँ पे डिस्टर्ब लाइन से बाहर हो गए, यानी जो आपका एक निश्चित सीमा होती है। ऐसे ही जैसे पदार्थ रखा हुआ है तो उसका भी एक निश्चित सीमा है, जो कि परिवेश और निकाय दोनों के बीच का एक रेखा है, जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, वो आपका परिसीमा कहलाता है। तो तीनों चीज आपने समझा। यदि कोई पूछ दे निकाय क्या है, तो ब्रह्मांड का वह भाग जिसका हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं, बहुत सारे कणों की संख्या से मिलकर बना होता है। कणों की बहुत सी संख्या होती है इसमें, जैसे जल ही है, उसमें जल के अणुओं की बहुत ज़्यादा संख्या है, जिसमें एक निश्चित ताप दाब आयतन होता है, इसका विशेष मान होता है। ये एक सैद्धांतिक पद है, ध्यान रखिएगा। ऊष्मागतिकी का निकाय कहलाता है, तंत्र कहलाता है बच्चों। ठीक है, परिवेश क्या कहलाता है? जो निकाय होता है उसके चारों ओर का भाग वो आपका परिवेश कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है बच्चों? परिवेश। और परिसीमा क्या कहलाता है? निकाय तथा परिवेश को पृथक करने वाली आभासी रेखा या वास्तविक रेखा क्या कहलाता है बच्चों? आपका परिसीमा कहलाता है। जैसे यहाँ पर बीकर पे रखा पानी आपका एक निकाय है, उसके चारों ओर का भाग है परिवेश है, और जो लाइन दिख रहा है बच्चों वो परिसीमा है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी दीवार बना हुआ है ये परिसीमा कहलाता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो नोट्स ले सकते हैं, पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, मात्र 100 रुपये लगते हैं। हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं बच्चों। जो बच्चे यदि लिए होंगे उनको पता है कि एकदम बेहतरीन क्लासेस यूट्यूब पे तो रहता ही है, और पूरा का पूरा नोट्स आपको दिया जाता है। आगे चले बच्चों, इसके बाद हम निकाय का थोड़ा सा प्रकार देखेंगे। निकाय 3 प्रकार होता है, एक खुला निकाय, एक बंद निकाय और एक विलगित निकाय। खुला निकाय, ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है बच्चों, ये खुला निकाय है। इसमें पदार्थ का भी आदान प्रदान हो सकता है और ऊर्जा का भी आदान प्रदान हो सकता है, इसलिए ये खुला निकाय है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, पदार्थ इससे निकाल सकते हो, इससे बाहर कर सकते हो, ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है बच्चों, है ना। केवल ऊर्जा का आदान प्रदान हो तो वो बंद निकाय कहलाएगा, लेकिन खुला निकाय में पदार्थ और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान हो जाए वो आपका बच्चों क्या कहलाएगा? खुला निकाय कहलाएगा। और बंद निकाय में बंद कर दिया हमने, ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है लेकिन आपके पदार्थ का आदान प्रदान ना हो, वो आपका क्या कहलाता बच्चों? बंद निकाय कहलाता है। चलिए नोट डाउन करिएगा, डायग्राम भी बनाइएगा थोड़ा सा। जैसे खुला निकाय आपने देख ही लिया, बंद निकाय का मतलब है कुछ इस प्रकार से हम इसको बंद कर रहे हैं। चलो भैया चलो 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 भैया चलो 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 भैया, ये लो भैया ये लो, ये आपका बंद निकाय है। यहाँ पर पदार्थ रखा हुआ है, इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है।
ठीक है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा। लेकिन इसको एक थर्मस बना दिया जाए, थर्मस में 2 लेयर होता है बच्चों। 2 लेयर कैसे होता है, जैसे आपका मान लीजिए ये आपका बनाया आपने, ठीक है, ये थर्मस हो गया सर, इसमें 2 लेयर कैसे, ये 2 लेयर कर दिया अपन ने। 2 लेयर में होता क्या है बच्चों कि बीच वाले भाग में यदि वायु भर दिया जाए तो फिर ये ऊर्जा अंदर का बाहर ना तो बाहर का अंदर होता है। जैसे थर्मस में पानी भर देते हैं, सुबह यदि आप गर्म पानी भर दो तो वो शाम तक गर्म ही रहेगा, तो वो आपका थर्मस कहलाता है बच्चों। तो वो जो निकाय है वो आपका एक क्या कहलाता है, विलगित तंत्र, विलगित निकाय। क्या कहलाता है बच्चों, विलगित तंत्र, विलगित निकाय, ठीक है। और खुला तंत्र, खुला तंत्र में क्या होगा कि हमने बना तो दिया है, चलो भैया ये बना दिया हमने, लेकिन इसमें क्या है, ऊर्जा भी और पदार्थ भी क्या है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो सकता है। वो आपका कहलाएगा बच्चों क्या, खुला निकाय, विलगित निकाय, ठीक है। डायग्राम भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ, और आप लोग डायग्राम बना लिया करो ना यार, है ना। मैं जैसे समझाता हूँ 3 आपको पात्र ले लेना है। जैसे यदि पात्र में पदार्थ और ऊष्मा दोनों बाहर हो जाए, वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, खुला निकाय। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लगाओ CaCO3, तोड़ोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये खुला निकाय में ही हो सकता है। और जब बंद निकाय की बात करते हैं बच्चों, तो बंद निकाय में केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है ना, केवल ऊर्जा। जैसे कोई पात्र है, एक ऐसा पात्र है जिसमें खाना बना रहे, जैसे कुकर आप देखते हो, कुकर में आप दाल चावल, है ना, कोई भी चीज़ बनाते हो तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। लेकिन थर्मस जो होता है बच्चों, वो विलगित तंत्र है, विलगित निकाय है। उसमें किसी प्रकार से ना तो ऊर्जा, ना तो द्रव्य, ना तो पदार्थ, किसी प्रकार से अंदर से बाहर कोई भी परिवेश नहीं होता, ना तो अंदर से बाहर होता है, ना तो बाहर से अंदर होता है। तो ये आपका हो जाता है बच्चों क्या, विलगित तंत्र। तो निकाय के 3 प्रकार हैं, आप लोग नोट जरूर कर लिया करो, नहीं बाद में कहोगे सर हमको समझ में नहीं आया था इसलिए हमने नहीं पढ़ा, तो ये फिर आपकी कमी हो जाएगी बच्चों। खुला या विवृत निकाय, बंद या संवृत निकाय, ठीक है। संगठन के आधार पर भी निकाय को 2 भागों में बांटते हैं बच्चों। संगठन मतलब किस प्रकार से मिला हुआ है, तो संगठन के आधार पर इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आपका होता है बच्चों समांगी निकाय। कौन सा निकाय, समांगी निकाय, समांगी निकाय, ठीक है। समांगी निकाय का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख लेना, पानी में यदि आप NaCl डालोगे, नमक डाल दोगे तो पानी में NaCl अच्छे तरीके से मिल जाता है, तो ये आपका निकाय जो बना वो समांगी निकाय कहलाया। लेकिन बच्चों इसी पानी में आपने रेत के कण डाल दिए, तो ये जो निकाय बना बच्चों विषमांगी निकाय, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के एक विलायक और एक विलेय है, ये दोनों अच्छे तरीके से घुल मिल जाए, है ना, हर जगह बराबर मात्रा में घुल मिल जाए, वो आपका बच्चों क्या कहला जाएगा, समांगी निकाय कहला जाएगा। लेकिन यदि आपका 2 पदार्थ मिला हुआ है इस प्रकार से तो बिल्कुल घुला नहीं, कुछ आंशिक रूप से घुलता है, बाकी जो कोलाइडी कण है वो अलग ही दिखाई देते हैं, वो आपका विषमांगी निकाय कहलाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आपने दूध में पानी मिला दिया तो आपका मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाएगा। और भाई साहब मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताया कि यदि आपने पानी में रेत के कण डाल दिए तो आपका विषमांगी निकाय कहला गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को नोट करते चलना है। संगठन के आधार पर एक आपका समांगी निकाय हो गया, एक आपका विषमांगी निकाय हो गया। इस निकाय के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है, अर्थात निकाय के सभी भाग समान प्रावस्था में होते हैं, जैसे शुद्ध ठोस, शुद्ध द्रव का मिश्रण, गैसों का मिश्रण, ये आदि बच्चों। विषमांगी निकाय में क्या होगा, इस निकाय के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान नहीं होता, अर्थात निकाय में 2 या 2 से अधिक व्यवस्थाएं उपस्थित रहती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका जैसे कोलाइडी विलयन है ना, घुलनशील द्रवों का मिश्रण है, ठीक। ये चीज़ बच्चों आप लोग देख लेना। इसके बाद खुला तंत्र मैंने बता ही दिया है, खुले मुंह वाले बीकर में जल को गर्म करते हैं, खुला तंत्र कहलाता है। बंद निकाय में बच्चों बंद बर्तन में रखे जल को गर्म करना, जैसे कुकर में पानी को गर्म करते हैं। विलगित निकाय का मतलब जिसमें परिवेश के साथ ऊर्जा और पदार्थ किसी प्रकार का आदान प्रदान ना हो, थर्मस में रखा गर्म जल, ये आपका बच्चों विलगित निकाय है। यहाँ तक आज क्लियर करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों मुख्य रूप से उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय जो प्रक्रम है इसके बारे में, बाकी डिटेल्स आपको मिलता रहेगा। हाँ भाई,
चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लो 9685299149, 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर बच्चों। आप कॉन्टैक्ट जरूर करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।